बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मीडिया ग्रुप की तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी, आपके सुकून, आपकी इज़्ज़त, आपके रिश्तों में बरकत दे और आपको मेरा रब अमन ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपनी दास्तान की जानिब। अब किस नंबर 419 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या जरूरी है कि वीआईपी वाले विनोद ही को विक्रम के साथ उस बंगले में भेजेंगे? मैंने इस सिलसिले में यकीनी मालूमात हासिल करने के बाद ही ये मंसूबा बनाया है। लियान ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं तुम्हारी मालूमात 100% दुरुस्त है। अब सवाल ये पैदा होता है, वहीदान उस बंदे यानी विनोद की जगह कब और कैसे लेगा? क्या तुम विनोद के अगवा के बारे में सोच रहे हो? हरगिज़ नहीं। उसने गर्दन को नफी में झटका। इसकी कतन कोई जरूरत नहीं होगी। विनोद खुद चलकर हमारे पास आएगा। हम उसे अपने पास रखकर वहीदान को उसके मेकअप में आगे बढ़ा देंगे। मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा, मिस्टर जानूस, तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है वीआईपी कैटरिंग कंपनी का मुलाजिम विनोद नामी ये शख्स दरअसल तुम्हारा बनता है जो तुम्हारे अहकाम की तामील करेगा। विनोद जो कुछ भी करेगा वो अपने बास के हुक्म पर करेगा। वो फखरिया लहजे में बोला, दरअसल मैंने वीआईपी कैटरिंग सर्विस के मालिक मिस्टर मोहन को अपनी मुट्ठी में दबा रखा है। किसी जमाने में मैंने उस पर एक एहसान किया था। मुझे लिए हुए कर्ज की मदद से उसने महदूद पैमाने पर कैटरिंग का काम शुरू किया था। बाद उसने मेरा कर्ज तो चुका दिया, लेकिन जब भी मुलाकात होती है वो बड़े अरमान से कहता है, मिस्टर जानूस, कभी मुझे भी खिदमत का मौका दें, कोई काम हो तो बताएं। मैं आपके उस एहसान को जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। मिस्टर मोहन बहुत ही एहसान शिनास और मुखलिस शख्स है। मैं उसे एहसान का बदला तो नहीं चाहता, लेकिन ये इत्तफाक है कि इसी दौरान में मुझे कभी उससे काम ही नहीं पड़ा। और अब वो जुमला अधूरा छोड़कर बारी बारी हम दोनों को इंकिशाफ अंगेज अंदाज में देखने लगा। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अब सोचा मौजूदा हालात में उससे ये छोटा सा काम ले ही लिया जाए। इस तरह कम अज कम उसकी ये खलश तो निकल जाएगी कि वो कभी मेरे काम नहीं आया। मैंने मुंह उनसे तफसीली बात करके उसे ताउन के लिए आमादा कर लिया है। हम ठीक 7 बजे उस फ्लैट से होटल शंग्रीला मुंतकिल होंगे। हमसे मेरी मुराद तुम दोनों हो। उसने उंगली उठाकर बारी बारी हम दोनों को इशारा किया और बोला, इस मुंतकिली से पहले तुम दोनों के चेहरों पर जरूरी मेकअप कर दिया जाएगा। वहीदान विनोद के हुलिये में और लियान एक अजनबी लड़की के रूप में आकर महफूज हो जाएगी। ठीक 9 बजे रात मोहन फोन करके विनोद को जोगिंदरपाल के बंगले से थोड़ी देर के लिए बुलाएगा। विनोद विक्रम को जल्दी वापस आने का बताकर वहां से चला जाएगा। मोवीन विनोद को लेकर मेरे पास आ जाएगा। मुझे उन दोनों से खुसूसी मीटिंग करना है। विनोद जैसी बंगले को छोड़ेगा मैं तुम्हें फोन पर इतला दे दूंगा और तुम होटल से निकलकर बंगले की तरफ चल पड़ना। ओके लियान। बेसाख्ता मेरे होंठों से फिसल गया। मैं लियान के साथ बंगले के बाहर मौजूद होऊंगा। जानूस ने हतमी लहजे में कहा, हम तीनों के पास मोबाइल फोन होंगे जिससे राब्ते में आसानी रहेगी। मैं मौन वगैरह वाली मीटिंग से फारिग होकर सीधा लियान के पास पहुंचूंगा। बंगले के अंदर हमारे दाखिले का बंदोबस्त तुम करोगे और मेरा ख्याल है ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं ये कर लूंगा, मैंने यकीन से कहा। मगर असली विनोद का क्या होगा? वो मिस्टर मोहन के साथ कहीं भी चला जाएगा मगर जोगिंदरपाल वाले बंगले की तरफ नहीं आएगा। उस वक्त जानूस के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। वो हमारी तरफ से तवज्जो हटाकर मोबाइल के साथ मसरूफ हो गया। चंद सेकंड की मानी खेज हूँ हाँ के बाद उसने राब्ता खत्म करके मोबाइल को सेंटर टेबल पर रख दिया और हमारी तरफ देखते हुए मुतमईन लहजे में बोला, उधर सब खैरियत है। डैन हार्वे और उसकी यहूदन साथी कलाडिया बंगले के अंदर ही है। इसका मतलब है साहिल भी बंगले ही में है। मेरे आदमी ने मुझे बताया 5 मिनट पहले जोगिंदरपाल वहां पहुंचा है। मैंने कहा, जानूस, तुम्हारे मुताबिक उस बंगले में जोगिंदर का यह तीसरा चक्कर है। पता नहीं वो किस चक्कर में है। जोगिंदर का रवैया मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर रहा है। उसके चक्कर का भी पता चला लेंगे। वो पुरसोच अंदाज में बोला, पहले मैं जरा गौतम की खबर ले लूं। बात खत्म करते ही वो अपनी जगह से उठा और टेलीफोन स्टैंड की जानिब बढ़ गया जो बेडरूम के एक कोने में रखा था। गौतम एक नया नाम सामने आया था, लिहाजा मैं खामोशी और तवज्जो से जानूस की हरकत और सकनात को नोट करने लगा। वो टेलीफोन सेट को उठाकर मेरे करीब ही आ बैठा। फिर उसने रिसीवर उठाकर फोन के डायल पर 410051 के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ राब्ता होने पर उसने कमरा नंबर 106 मांग लिया। अगली लम्हे वो किसी गौतम से बात कर रहा था। उनके दरमियान बमुश्किल 15 सेकंड बात हुई होगी। रिसीवर के रेडल करने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बताया, होटल शंग्रीला में भी हर किस्म की खैरियत है। तुमने होटल के कमरा नंबर 106 में बात की है। मैंने कहा, क्या गौतम उस कमरे में ठहरा हुआ है? और ये गौतम है कौन? गौतम मेरे भरोसे का आदमी है। जानूस ने ठहरे हुए लहजे में कहा, कमरा नंबर 106 में ठहरा हुआ है। वो आज ही बनारस से खटमंडू पहुंचा है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? वो मानीखेज अंदाज में जरा मुतवक्किफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों उसके मुलाकातियों की हैसियत से होटल में पहुंचोगे, लिहाजा किसी को तुम पर कोई शक नहीं होगा। कमरा नंबर 106 में गौतम एक वफादार मुलाजिम की तरह तुम दोनों से पेश आएगा। अच्छा, तो तुमने ऐसी मंसूबाबंदी कर रखी है। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा। वो बोला,
मैंने तो अपनी प्लानिंग के बारे में तुम्हें तफसीलन बता दिया, अब तुम कहो क्या करना चाहते हो। तुम्हारा मंसूबा अच्छा है मगर किसी खटराग के मानद फैला हुआ है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा फिर ये कि मैं इसे थोड़ा एडिट करना चाहता हूँ। हाँ बताओ तुम क्या चाहते हो, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। तुमने थोड़ी देर पहले बताया मोहन से तफसीली बात करके उसे तुमने ताउन के लिए आमादा किया है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि मोहन नामी ये शख्स हमारे मामला से किस हद तक वाकिफ है। जानूस ने जवाब दिया, हमारे मंसूबे की उसे मुत्तलिक खबर नहीं, उसे असल हालात से आगाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो मोहन से सिर्फ इतना कहा है कि विनोद को लेकर मेरे पास आ जाए, मुझे उन दोनों से एक जरूरी काम है। इस पर मोहन ने कहा विनोद मेरे मतलूबा वक्त पर वहाँ जोगिंदर पाल के बंगले में मसरूफ होगा। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए उसे बुला ले। इस पर वो राजी हो गया, बस इतनी सी बात है। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ विनोद रात 9 बजे कुछ देर के लिए उस बंगले से हट जाए ताकि तुम्हें वहाँ दाखिल होने का मौका मिल जाए। तुम रात 9 बजे से पहले ही विनोद का रूप धार चुके होगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल है। फिर वो मुझे उन इंतजामात की तफसील बताने लगा। बाग बाजार से जानूस ने जो शॉपिंग की थी उसमें दीगर जरूरी अशिया के अलावा मेकअप के जुमला लवाजमात भी शामिल थे। मेरी फरमाइश पर उसने एक दुकान से मेरे लिए खूबसूरत खंजर भी खरीद लिया, जिसके साथ एक दीदा जेब चमड़े का केस भी मौजूद था। विनोद और विक्रम की पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर भी हासिल कर ली गई थी ताकि मेरे मेकअप में कोई दुश्वारी पेश ना आए और विक्रम के खालो खत को भी मैं अपने ज़हन में नक्श कर लूं। मुझे रात 9 बजे के बाद जोगिंदर पाल के बंगले में विनोद की हैसियत से विक्रम की मुय्यत में वक्त गुजारना था। जानूस ने मुझे विक्रम और विनोद के बाईमी ताल्लुकात की नोयत के बारे में भी बता दिया ताकि उसे हैंडल करने में मुझे कोई मुश्किल पेश न आए। इस सेटअप को देखते हुए मैं मुतमईन हो गया और जानूस से कहा, तुम बड़ा भरपूर बंदोबस्त कर चुके हो। मेरा ख्याल है अपनी जरूरत को देखते हुए हम इसे इंतहाई मुख्तसर कर सकते हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो हमतन गोश हो गया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम विनोद और मोहन के साथ क्या करते हो ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि विनोद ठीक 9 बजे रात विक्रम से थोड़ी देर बाद आने का कहकर निकले और फिर 10 बजे से पहले उधर का रुख ना करे, बल्कि मुमकिन हो तो वो आज रात भर इधर आए ही ना। मोहन उसे किसी भी काम में उलझा दे। तुम उन दोनों से जो भी मीटिंग करोगे वो इस फ्लैट पर नहीं होगी तो विनोद के जोगिंदर पाल के बंगले से ग़ियाब की वजह से उन दोनों पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। इस किस्म की महफूज प्लानिंग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये हो जाएगा। आगे बोलो। जानूस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैंने कहा, मैं विनोद के और लियान किसी अजनबी लड़की के रूम में 8:30 बजे उस फ्लैट से निकलेंगे। मेरे जिस्म पर VIP कैटरिंग कंपनी की मखसूस यूनिफॉर्म होगी जो तुम मुझे मुहैया करोगे। हम दोनों के पास तुम्हारे दिए हुए मोबाइल फोन होंगे। हम लाजमपत के इलाके में बड़ी शराफत के साथ सड़कें नापते रहेंगे। जब तुम फोन करके मुझे बताओगे कि विनोद इस बंगले से निकल गया है तो 10-15 मिनट के बाद मैं विनोद की हैसियत से विक्रम के पास पहुंच जाऊंगा। फिर लियान को बंगले के अंदर किस तरह बुलाना है ये मैं सोच लूंगा। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, फिलहाल होटल शंग्रीला का चक्कर रहने दो। उस पनाहगाह को बाद में किसी फौरी जरूरत के तहत इस्तेमाल कर लेंगे। और मैं बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, मैं इस मिशन में कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम भरपूर ताउन की सूरत में कदम कदम पर हमारे साथ हो। मैंने कहा, तुम इस फ्लैट पर हमारी वापसी का इंतजार करना, हम अपने मिशन में कामयाबी के बाद सीधा यहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता वहीदान, वो भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं तुम दोनों को तनहा नहीं छोड़ सकता। फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने किसी बहस में पढ़ना मुनासिब ना समझा। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं मोहन और विनोद से फारिग होकर तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा और एक स्टेशन वैगन पर जोगिंदर पाल के बंगले के करीब ही किसी महफूज आड़ में मौजूद रहूंगा। तुम जब बंगले से निकलने लगो तो मुझे मोबाइल पर रिंग दे देना। मैं स्टेशन वैगन के साथ बंगले के गेट पर पहुंच जाऊंगा। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, फिर बड़े अजीब लहज में बोला, कम अज कम इतना हाथ तो मुझे भी बटाने दो वजदान। ठीक है, यही तय हो गया, मैंने फैसला कूल लहजे में कहा। उसके बाद आधे घंटे तक हमारे दरमियान दीगर अहम उमूर पर बातचीत होती रही। जानूस ने 2 मोबाइल फोन हमारे हवाले किए और अपना राब्ता नंबर भी हमें बता दिया। ये नंबर डॉक्टर मूंग के तबस से पहले ही मुझ तक पहुंच चुका था। जानूस ने 3 पोस्ट कार्ड तस्वीर भी मुझे दिखाई। इनमें 2 तो विनोद और विक्रम की तस्वीरें थी और तीसरी के बारे में उसने बताया कि वो जोगिंदर पाल की तस्वीर है। जोगिंदर के साथ जो 3 अफराद आज रात उस बंगले पर पहुंचेंगे वो मुकामी है। जानूस ने बताया, लिहाजा डैन खारवे और कलाडिया को पहचानने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दोनों रंगों नस्ल के एतबार से उन सब से खासे मुख्तलिफ होंगे। मैं उन यहूदियों की तस्वीर हासिल नहीं कर सका। मैंने कहा, जानूस, गाड़ी में जब हमारे दरमियान डैन खारवे और उसकी साथी कलाडिया के बारे में गुफ्तगू हो रही थी तो तुमने एक खास अंदाज में कलाडिया की तारीफ करते हुए कहा था, वो बड़ी जबरदस्त शय है। इससे तो यही जाहिर होता है तुम उसे देख चुके हो। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। वो बड़ी हसरत से दोनों आंखों को छूते हुए बोला, पर सुना ही सुना है। जिन लोगों ने उस सरापा क़यामत को देखा है उनकी राय को रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अगर ये बात है तो हम भी देखेंगे, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसने पूछा, तुम लादम पथ की तरफ जाते हुए किस किस्म की गाड़ी इस्तेमाल करना चाहोगे? किसी भी किस्म की नहीं, मैंने कतियत से कहा। हम यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और लादम पथ के अंदर से गुजरते हुए पानी पुखारी की तरफ निकल जाएंगे। रॉयल गेस्ट हाउस से थोड़ा आगे जाकर हम टैक्सी वाले को फारिग कर देंगे और चंद कदम वापस चलने के बाद रोड से दूसरी टैक्सी लेंगे और इटालियन एम्बेसी के करीब पहुंचकर उस टैक्सी को भी छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने टारगेट के नजदीक रहते हुए तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। मैंने सांस लेने के लिए तवक्कुफ किया, फिर कहा, जब तुम स्टेशन वैगन के साथ उस बंगले के नजदीक ही मौजूद रहोगे तो फिर हमें किसी गाड़ी का अचार डालना है क्या? जानूस ने तसल्ली बख्श अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है। फिर पूछा, तुम लोगों को कोई खास हथियार चाहिए हो तो बता दो। मैंने कहा, मेरे लिए तो ये खंजर ही काफी है। जानूस ने बाग बाजार से जो खरीदारी की थी वो तमाम चीजें इस वक्त मेज पर रखी हुई थी। जानूस के सवाल का जवाब देते हुए मैंने मज़कूरा खंजर उठा लिया। 8 इंच फल वाली इस खंजर की एक तरफ तेज धार थी जबकि दूसरी जानिब खतरनाक तंदराने बने हुए थे। इस खंजर का दस्ता लगभग 4 इंच लंबा था। जानूस ने एक नन्ना मुन्ना पिस्टल लियान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिबास में बड़ी आसानी से छुप जाएगा और बवक्ते जरूरत इंतहाई मुफीद भी साबित होगा। लियान ने किसी तरद्दुद के बगैर वो लेडी पिस्टल रख लिया। जानूस उठकर खड़ा हुआ तो बोला, अब मैं चलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम भी करने हैं। मैं लगभग 6 बजे वापस आऊंगा और रात के खाने के लिए भी कुछ लेता आऊंगा। फिर जब तक तुम दोनों यहाँ से रवाना नहीं हो जाते मैं इसी फ्लैट में मौजूद रहूंगा। तुम्हारे मेकअप के मराइल मेरी निगाह के सामने तय होंगे। वो लम्हे भर को रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, काशानूक इसी दौरान में मुसलसल यहाँ कॉमन रूम में मौजूद रहेगा। यह हर फन मोला किस्म का आदमी है, तुम लोग इससे कोई भी काम ले सकते हो। वैसे मेरा एक मशवरा है। उसने बारी बारी सवालिया नजर से हम दोनों को देखा और गहरी संजीदगी से बोला, तुम लोगों को जितना वक्त मिल रहा है अच्छी तरह आराम कर लो और हो सके तो एक पुरसुकून नींद भी ले लो। आइंदा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फिर वो हमें वहीं छोड़कर फ्लैट से रुखसत हो गया। मैंने लियान के साथ घूम फिर कर इस फ्लैट का जायजा लिया। रहनुमाई और मालूमात की फराहमी के लिए काशानूक हमारे हमरा था। वो फ्लैट बुनियादी तौर पर 3 बेडरूम्स और एक कॉमन पर मुश्तमिल था और खासी महफूज बिल्डिंग में वाक़ था। इस अपार्टमेंट्स का शुमार खटमंडू की पोश रिहायशी इमारतों में होता है। हम वापस अपने बेडरूम की तरफ आने लगे तो काशानूक ने एहतराम भरे लहजे में कहा, अगर आप लोगों को किसी शय की जरूरत हो तो मैं कॉमन में मौजूद हूँ। काशानूक का ताल्लुक बुद्ध मत से था और वो बड़ी रवानी से इंग्लिश बोलता था। वो मजबूत बदन का मालिक एक चाको चौबंद शख्स था। आंखों की चमक बताती थी वो ज़हीन और बेदार मगज भी है। काशानूक ने पूरा सर मुंडवा रखा था, उससे उसकी शख्सियत कुछ और नुमाया हो गई थी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बता देंगे। फिर हम दोनों बेडरूम के अंदर बंद हो गए। लियान ने कहा, वैतान, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, क्या तुम सोने का इरादा रखते हो? मैंने वाज पर निगाह डाली। इस वक्त सपहर के 3 बजने वाले थे। मैंने लियान से कहा, कोई खास नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन जानूस के मशवरे पर अमल करने में कोई खर्च भी नहीं है। इसका मतलब है तुम सोने की कोशिश करना चाहते हो? हाँ, ऐसी ही बात है। मैंने कहा, तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही तो टीवी देख लो, टीवी की आवाज तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेगी। मैंने बेसाख्ता कह दिया, डिस्टर्ब तो वो होता है जो पुरसुकून हो। वो हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, टीवी को बंद ही रहने दो, मैं कोई मैगजीन देख लेती हूँ। बात खत्म करते ही वो ग्लास टॉप कॉर्नर टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन रखे हुए थे। उसने फैशन और फोटोग्राफी से मुतल्लिक 2 मैगजीन उठाए और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। इस बेडरूम में डबल बेड के अलावा एक मुकम्मल सोफा सेट भी मौजूद था। इस तरह वो बेड कम सीटिंग रूम बन गया था। मैंने जूते उतारे और बेड पर दराज होते हुए कहा, लियान, तुम टीवी की आवाज धीमी रखकर इसे ऑन कर लो, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। वो इस बात में सारी लाते हुए बोली, देखती हूँ, अगर मैगजीन में दिल ना लगा तो टीवी ऑन कर लूंगी। मैंने आंखें बंद कर ली और लियान पर यही जाहिर करने लगा जैसे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इस वक्त मेरा जहन मुसलसल साहिल के बारे में सोच रहा था। आंखें बंद करते उसका सरापा रोशन हो गया। साहिल तो मेरे लिए जागती आंखों का ख्वाब बन गई थी। बंद आंखों के पीछे रोशन कैसे होती? मैं उसके खदो खाल पर तवज्जो मरकूज की और थर्ड आई के तवज्जो से उसके माहौल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करने लगा और इस मर्तबा मुझे मुकम्मल नाकामी नहीं हुई। मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। मेरी जाने तमन्ना इस वक्त आरामदेह बिस्तर पर जीत लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था वो फितरी नींद का मजा लूट रही है या उस पर मसनूई नींद तारी है। वो इन दिनों रब्बी और उसके चेलों के जिन तजरीबात का निशाना बनी हुई थी। उनके पेशे नजर मसनूई नींद के इम्कानात ज्यादा रोशन थे। जिमी ने इबादत गाह के तय खाने में अपनी जिंदगी की सांसें पूरी करने से पहले मुझे जो मालूमात फराहम की थी उनके मुताबिक मोशे हाइमन के भेजे हुए डैन खारवे ने किसी तरह साल के अंदर से तय खाने के खुफिया रास्ते का राज उगलवा लिया था। जिमी फुंडा के इंकशाफ ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोशे हाइमन की तरह खारवे भी पूरी इसरार सलाहियतों का मालिक होगा।
आखिरी खबरों तक साहिल हार्वे के कब्जे में थी, लिहाजा यही कहा जा सकता था वो इस वक्त हार्वे ही के किसी शायरी अमल के ज़ेर असर थी। इस कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था। मैंने तस्वुर की निगाह दौड़ाकर उस बेडरूम का जायजा लिया। वो एक आम सा बेडरूम था। मैं साहिल की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो काफी दिनों के बाद मेरे तस्वुर की गिरफ्त में आई थी। मैं खासी देर तक यकटक उसे देखता चला गया। इन लम्हात में यूं महसूस हुआ जैसे वक्त एक मुकाम पर रुक गया हो और वो मुकाम सिर्फ और सिर्फ साहिल तक महदूद हो। वो बेहिस्सू हरकत खामोश लेटी थी। उसके चेहरे से निगाह हटी तो थोड़ा नीचे आ गई। मैं बड़ी तशवीश से उसमें जिंदगी तलाश करने लगा। उसके सीने का 0 बम जाहिर करता था वो जिंदा है और गहरी बेहोशी में है। पिछले कुछ अरसे से मैं साहिल तक रसाई हासिल करने में मुसलसल नाकाम था। पता नहीं मोशी हाइमन ने मेरी तीसरी आंख की राह में कौन सी तिलिस्माती रुकावट खड़ी कर दी थी कि तस्वुर का परिंदा उस रुकावट को उबूर करने से पहले फड़फड़ा कर जमीन बोस हो जाता। अब मैं उसके माहौल में पहुंचा हुआ था। उसका एक ही मतलब था, हार्वे ने साहिल की यादाश्त में से दिल कुंड वाली बुद्ध इबादतगाह के तय खाने का राज उगलवाने के लिए जो भी रूहानी अमल किया था उसने मोशी हाइमन के लगाए हुए लाख को खोल दिया था। मेरे ज़हन में शिद्दत से इस ख्याल ने सर उबारा, इससे पहले कि साहिल को किसी ऐसे वैसे अमल से गुजार कर फिर मुझसे मेरी बातनी आंख की रसाई से दूर कर दिया जाए, मुझे फौरन उस तक पहुंचाना चाहिए। यह ख्याल इतना ताकतवर था कि मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और इसी वक्त मुझे यूं महसूस हुआ कि बेड पर मेरे पहलू में कोई और भी मौजूद है। लियान की आवाज ने मुझे चौंका दिया। क्या हुआ वजदान? लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। मैं साहिल के तस्वुर में खोकर अपने गिरदोनवा से यकसर बेगाना हो गया था। पता नहीं लियान किस वक्त बिस्तर पर आकर दराज हुई थी। मुझे अड़बड़ाकर उठते देखकर वो घबरा गई और परेशान नजर से मुझे तकने लगी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, कुछ नहीं लियान, बहुत कुछ है। और वो मुझे बाजू से पकड़कर तकरीबन झुंझोड़ते हुए बोली, तुम ना बताओ, मगर तुम्हारा चेहरा चोरी खा रहा है। तुमने यहाँ तो कोई डरावना ख्वाब देखा है या फिर अचानक ही कोई खतरनाक बात तुम्हारे ज़हन में आई है? तुम्हारा दूसरा अंदाजा दुरुस्त है। मैंने उस दुर्फहम लड़की के सामने ज्यादा मुजाहमत नहीं की। वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसर हुई, वजदान क्या मसला है? हम इसी वक्त जोगिंदर पाल के बंगले की तरफ जा रहे हैं। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की और बोली, क्या तुम प्रोग्राम में इस अचानक तब्दीली के बारे में जानूस को बताओगे? नहीं, मैंने कतियत से कहा। मेरे 2 टूक लहजे ने लियान को बहुत कुछ समझा दिया। वो मेरे स्टाइल को बाखूबी समझने लगी थी। एक भी सवाल किए बगैर उसने खत्मी लहजे में कहा, ओके। मैंने उस खूबसूरत खतरनाक खंजर को लेदर केस समेत अपनी पिंडली पर बांध लिया। लियान ने भी लेडी पिस्टल को अपने लिबास में रखा और पूरे एतमाद लहजे में बोली, आई एम रेडी। ठीक 10 मिनट के बाद हम पूरी तरह तैयार होकर बेडरूम से निकल आए। ये तैयारी अगरचे हंगामी बुनियादों पर थी, लेकिन जरूरत के ऐन मुताबिक थी। हम कॉमन रूम में पहुंचे तो काशा लूक हमें देखकर चौंक उठा।